Dear students, Assalamu alaikum. Lecture number 15 and 16. इन lectures में हम flow near a plate suddenly set in motion पढ़ेंगे। तो इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। पहले इसको सीखते हैं हम। कंसीडर a semi infinite incompressible Newtonian fluid bounded below by a plate at y is equal to 0। तो कुछ टर्म्स हैं जिसको हम सीखते हैं। पहले सेमी इनफाइनाइट, इनकम्प्रेसिबल और बाउंडेड बिलो बाय अ प्लेट एट y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फिगर 1 की तरफ देखें तो ज्योमेट्री को हमने इस तरह डिफाइन किया है कि x एक्सिस को हमने प्लेट के अलोंग रखा है और y एक्सिस को प्लेट के नॉर्मल रखा है। अब फ्लूइड जो है वो प्लेट के ऊपर पड़ा है। तो फ्लूइड को अगर हम देखें तो चूंकि y एक्सिस ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, इसका मतलब है फ्लूइड जो है वो नीचे से प्लेट से बाउंडेड है और ये प्लेट किसके ऊपर पड़ी है, x एक्सिस के ऊपर, और x एक्सिस पे y जो है वो 0 होता है। और जैसे जैसे हम प्लेट से अवे होते जाते हैं यानी कि y जो की वैल्यू बढ़ती जाती है तो y इसकी चूंकि लिक्विड की जो है वो के ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है तो हम कहते हैं फिर y जब अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, यानी कि ये मुकम्मल तौर पर इन्फिनिटी नहीं है कि लॉ महदूद है, लेकिन यह है ये क्या है, सेमी इनफाइनाइट का वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि एक तरफ जो है वो लोअर प्लेट है जबकि ऊपर तरफ जो है वो ये लॉ महदूद हद तक जो है वो लिक्विड जो है वो पड़ा है, यानी कि y जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब इनकम्प्रेसिबल का वर्ड क्यों यूज हुआ है, क्योंकि ये न्यूटोनियन फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, यानी इसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर और पोजीशन का फंक्शन नहीं है। तो इनिशियली बोथ द प्लेट एंड द फ्लूइड आर एट रेस्ट, ये पहली फिगर जो है वो शो करती है, यानी जब टाइम 0 था तो फ्लूइड और प्लेट दोनों जो है वो रेस्ट के हालत। सडनली एट टाइम t ग्रेटर देन 0 द प्लेट स्टार्ट्स मूविंग इन द पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन, यानी कि टाइम t ग्रेटर देन 0 पे प्लेट जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन में विद कांस्टेंट स्पीड u से मूव करना शुरू कर देती है। अब इसकी प्लेट मूव करना शुरू करती है तो प्लेट के ऊपर फ्लूइड पड़ा है। अब फ्लूइड की विस्कोसिटी होती है तो वो विस्कस इफेक्ट की वजह से फ्लूइड जो वो प्लेट के साथ अडेयर हो जाता है। तो अडेयर होने की वजह से फ्लूइड जो है वो प्लेट की वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर जाता है। तो प्लेट की सरफेस के ऊपर ये जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी वही होगी जिससे वो प्लेट मूव कर रही है। लेकिन जैसे जैसे प्लेट से दूर होते जाएंगे अब प्लेट का इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो विद द इंक्रीज इन वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम प्लेट द वेलोसिटी डिक्रीजेस, और यहाँ तक कि जब हम y को अप्रोच करेंगे तो वो वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। उसका मतलब होगा एक बाउंड्री कंडीशन प्लेट की सरफेस पे है जो कि y इज इक्वल टू 0 पे u जो है वो इक्वल टू u है, और y दूसरी बाउंड्री कंडीशन है y इज इक्वल टू y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे, यानी कि वो क्या है वेलोसिटी जो होगी वो इक्वल टू 0 होगी। अब डायग्राम से भी देखा जा सकता है कि प्लेट क्योंकि पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ मूव कर रही है तो जो फ्लो होगा वो भी पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ होगा। तो इस किस्म के फ्लो को डिस्क्राइब करने के लिए जो वेलोसिटी वेक्टर यूज होता है वो हमने यहाँ पे गिवन है। अब ये चेक करना है u जो है वो x का फंक्शन है u जो है वो y का फंक्शन है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन की हम लेंगे हेल्प। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये कंटिन्यूटी इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर से देखें v भी 0 है, उसकी वजह से ये पार्ट 0 हो गया, w 0 है, ये भी 0 होगा, बाकी ये रह गया पार्शियल u बाय पार्शियल x इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ क्या सजेस्ट करती है, u जो है विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो चेंज नहीं होता, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 है। तो जब ये 0 है तो मीन u जो है वो x और t का फंक्शन नहीं है, तो फिर एक ही वेरिएबल रह जाता है वो है y t। तो इस तरह u जो है वो y और t का फंक्शन है। तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी वेक्टर जो है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा जैसा कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में शो किया गया है कि ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है। अब नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को जब मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिखता हूँ तो मेरे पास x कंपोनेंट होगा। अब वेलोसिटी वेक्टर को देखें
क्योंकि यू वाई और टी का फंक्शन है, ये पार्ट ज़ीरो हो गया, ये वी की वजह से ज़ीरो हो गया, ये डब्ल्यू की वजह से ज़ीरो हो गया। और ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम में हमने प्रेशर को एटमॉस्फेरिक लिया हुआ, एटमॉस्फेरिक मीन कांस्टेंट है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अब यू जो है वो फंक्शन है वाई का, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये बाकी रह जाएगा। और ग्रेविटी जो है उसका इफेक्ट जो है वो निगलिजिबली स्मॉल है, तो हम इसको भी ज़ीरो कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 2 की फॉर्म में आ जाएगी। अब अगर y कंपोनेंट और z कंपोनेंट देखूं तो दोनों तरफ जो है वो हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर था इसको आइडेंटिकली सेटिस्फाई कर जाएगा, 0 = 0। तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन 2 जो है वो सिंप्लीफाई होके इक्वेशन 3 की फॉर्म में इस तरह। यहाँ पे न्यू जो है ये इक्वल है म्यू ओवर ईटा के, जिसको हम म्यू जो है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, रो जो है वो कांस्टेंट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, जबकि न्यू जो है ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, म्यू जो है वो डायनामिक विस्कोसिटी है। अब इक्वेशन 3 को हम हीट इक्वेशन कहते हैं या इसको डिफ्यूजन इक्वेशन भी कहते हैं। अब इस किस्म की, अब ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका आर्डर जो है वो सेकंड है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें जो है वो एक इनिशियल कंडीशन चाहिए और 2 बाउंड्री कंडीशन चाहिए। तो बाउंड्री कंडीशन जो होंगी, एक जैसे हमने ऊपर ज्योमेट्री में भी डिस्कस किया है, एक बाउंड्री होगी प्लेट की सरफेस के ऊपर, यानी यहाँ पे y 0 है तो u ऑफ 0t = u टाइम t जो है वो ग्रेटर देन 0, और u ऑफ इन्फिनिटी यानी कि जब y जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो वहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी। ये वेलोसिटी 0 जो है वो t = 0 पे भी है और t > 0 पे भी है। इनिशियल कंडीशन जो है वो टाइम जब 0 था तो वेलोसिटी क्या है, 0 है, और उसमें y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इन्फिनिटी। अब प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए जो PD इक्वेशन नंबर 3 में गिवन है, बाउंड्री कंडीशन जो कि 4 और 5 में है, जबकि इनिशियल कंडीशन जो है वो 6 में गिवन है। इनको हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं और सिमिलैरिटी मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम सिमिलैरिटी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सिमिलैरिटी मेथड से सॉल्व करने के लिए हमने जो है वो एक सोल्यूशन लेट किया है, जैसे कि इक्वेशन नंबर 7 में गिवन है, u of y(t) = u into f इज अ फंक्शन ऑफ ईटा, जबकि ईटा जो है वो इक्वल है y/2 × √μ/ρ(t). ये लेट कर लेते हैं जी, ये इक्वेशन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब यहाँ पे जो हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया है ईटा जो कि ईटा फंक्शन है y और t का, ये हम कहलाएगा सिमिलैरिटी वेरिएबल। और यहाँ पे म्यू डायनामिक विस्कोसिटी है, रो कांस्टेंट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है। अब इक्वेशन 8 को हम यूं भी लिख सकते हैं, यानी कि म्यू ओवर रो पहले भी हम डिफाइन कर चुके हैं, ये ईटा के बराबर होता है, न्यू के बराबर होता है, यहाँ पे ये हमने चेंज कर दिया है। तो इन विच ये हमने न्यू = μ/ρ काइनेटिक विस्कोसिटी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने लेट किया है इसका हम जो है अपनी जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3 में, उसको इन सोल्यूशन के मुताबिक कन्वर्ट करेंगे, यानी कि अब इस सोल्यूशन को हमने उसमें पुट करना है। तो पुट करने के लिए उसके डेरिवेटिव जो है वो हम फाइंड करेंगे। पहले हम निकालेंगे पार्शियल u / पार्शियल y, तो यहाँ पे चेन रूल लगाया, पार्शियल u / पार्शियल ईटा और पार्शियल ईटा / पार्शियल y। अब पार्शियल ईटा की वैल्यू जो ईटा है पर u है उसकी वैल्यू जो है वो इसके इक्वल है, और यहाँ पे ईटा की वैल्यू जो है वो ये वाली पुट की है। तो सिंपल जो है वो कैलकुलेशन से हमने इसका डेरिवेटिव लिया है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास पार्शियल u / पार्शियल y आ जाएगा। इसको अगेन जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 10 आ जाएगी। अब ये आ गया मेरे पास पार्शियल स्क्वायर u / पार्शियल y², ये अब वहाँ पे पुट ये इक्वेशन अब जो है वो नए वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारा जो नया सोल्यूशन था उसमें f जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और ईटा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमने नए सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमें पार्शियल u / पार्शियल t भी चाहिए, तो इस पे अगेन हम चेन रूल लगाएंगे, u की वैल्यू पुट करेंगे, ईटा की वैल्यू पुट करेंगे,
और जो डिफरेंशिएशन का रूल है वो लगाएंगे तो मेरे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 11 आ जाएगी। अब हमने इक्वेशन नंबर 10 और 11 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। जब मैं इक्वेशन नंबर 10 और 11 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा और उसको सिंप्लीफाई करूंगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा 4t/u से, तो मेरे पास इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई होके इस फॉर्म में आ जाएगी। d स्केयर f बाय d ईटा स्केयर इक्वल टू -2 ईटा df बाय d ईटा। अब अच्छा, इस इक्वेशन में देख सकते हैं अब हमारा सिमिलैरिटी सॉल्यूशन जो है वो सिमिलैरिटी वेरिएबल था जिसको हमने ईटा कहा था, तो हमारा सारा सिस्टम जो है वो नए डिपेंडेंट वेरिएबल और नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है और हमारी इक्वेशन जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो बहुत सारे मेथड ऐसे हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म का भी मकसद यही है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब आप लगाते हैं तो आप पीडी से जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको सॉल्व करना जो वो आसान हो जाता है। जैसे कि पहले मैंने कहा है एफ जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और ईटा जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना जो वो ईजी है, तो इसको मैं रीअरेंज करूंगा तो इस फॉर्म में आ जाएगी। दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास जो है वो इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। दोनों तरफ आप एंटी लॉग लेंगे, इक्वेशन नंबर 12 आ जाएगी। इसको अगेन जब मैं इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू ईटा तो मेरे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 13 आ जाएगी। अब इसमें a और b जो हैं वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन है, जबकि ये जीटा जो है ये एक्साई है। ये एक्साई जो है ये डमी वेरिएबल है, ये जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया है इसमें सिमिलैरिटी सॉल्यूशन में ये आता होता है। तो ये जो है ये क्या है, ये एक्साई जो है वो डमी वेरिएबल है, जबकि a और b जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो जब अब हमने हमारा मेन काम क्या है, इन दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को निकालना है, इनको कैलकुलेट करना है। तो इनको कैलकुलेट करने से पहले हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन है वो दोनों जो है वो पुराने वेरिएबल यानी कि u डिपेंडेंट वेरिएबल और y और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल में है। तो जो सोल्यूशन लेट किया हमने उसको उसमें कन्वर्ट करना है। तो लिहाजा जब मैं जो सोल्यूशन लेट किया है उसको मैं पुट करूंगा कि यूजिंग 7 इनटू बाउंड्री कंडीशंस 4 and 5 and initial condition 6 respectively we get, ये सोल्यूशन हमने लेट किया जाता है ये u of yt is equal to u f of eta। तो जब मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगा तो u दोनों तरफ से कट जाएगा, f of 0 is equal to 1 आ जाएगा। इसी तरह ये दूसरी बाउंड्री कंडीशन पे ये करूंगा u जो है दूसरी तरफ जाकर 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास बाउंड्री कंडीशन भी जो है वो सिमिलैरिटी वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं। f of 0 इज इक्वल टू 1 और f of eta इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो इम्पोर्टेंट है कि चूंकि सिमिलैरिटी मेथड का मकसद ही यही है कि वो आपको सिस्टम को जो टाइम डिपेंडेंट था, अनस्टेडी था, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, आप जब सिमिलैरिटी मेथड यूज करते हैं तो वो कन्वर्ट होकर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो नोट दैट अ प्री कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिमिलैरिटी सॉल्यूशन इज दैट द ओरिजिनल बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशंस आर कंबाइंड इनटू टू बाउंड्री कंडीशंस फॉर द न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल f। अब यहाँ पे ऊपर भी देखा जा सकता है कि जब आप ये सिमिलैरिटी सॉल्यूशन जो है वो यूज करेंगे तो आपके पास जो दो बाउंड्री कंडीशन थी y इज इक्वल टू 0 पे थी वो तो कन्वर्ट होगी इक्वेशन नंबर 14 में, जबकि जो इन्फिनिटी पे कंडीशन है वो दोनों कंडीशन और एक इनिशियल कंडीशन ये कंबाइन होकर आपको सिर्फ एक कंडीशन देगी। यानी कि पहले आपके पास जो है वो दो बाउंड्री कंडीशन थी और एक इनिशियल कंडीशन थी, लेकिन जब आपने सिमिलैरिटी मेथड लगाया, उसे एक सोल्यूशन लेट किया तो इन बाउंड्री कंडीशन में पुट किया तो आपकी बाउंड्री कंडीशन कन्वर्ट होके दो बाउंड्री कंडीशन रह गई हैं। तो आपके पास इसलिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 14 और 15 की फॉर्म में दो बाउंड्री कंडीशन जो है बाकी रहेगी, इनिशियल कंडीशन जो है वो नहीं बनी। तो
अब इन बाउंड्री कंडीशन को हम यूज करेंगे और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालेंगे। पहले मैं बाउंड्री कंडीशन 14 को जब 13 में पुट करता हूं तो मेरे पास जो है वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन b इज इक्वल टू 1 आ जाता है। इसकी वैल्यू पुट करता हूं, मेरे पास इक्वेशन नंबर 17 आ जाती है। तो अब एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन अभी बाकी है जिसको निकालना है, तो और एक बाउंड्री कंडीशन भी है। क्योंकि बाउंड्री कंडीशन 15 जब इसमें 17 में पुट करूंगा तो यहाँ पे इसकी जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने जो है वो इसको मैथमेटिका में कैलकुलेट किया है, तो उसकी वैल्यू जो है वो ये वाली आई है, स्क्वायर रूट पाई ओवर 2 आ गई है। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास जो है वो a इज इक्वल टू -2 ओवर स्क्वायर रूट पाई। अब इक्वेशन नंबर 18 को जब मैं इक्वेशन नंबर 17 में पुट करूंगा तो मेरे पास जो है वो इक्वेशन नंबर सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगी। अब इसको मैं अब इस फॉर्म में 19 की फॉर्म लिख सकता हूं, जिसमें ERF जो है ये एक एरर फंक्शन है, और इस एरर फंक्शन को हम जो है वो डिफाइन करते हैं इक्वेशन नंबर 20 में। ये एरर फंक्शन है क्या, ये यहाँ पे ये सारा जो है इसको हमने एरर फंक्शन कह दिया था, ठीक है। तो अब एरर फंक्शन जो है ये एक मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसकी कंडीशन क्या है मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन की, कि एरर फंक्शन ऑफ 0 जो है वो 0 होगा, और जब एरर फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी यानी कि ये लिमिट एन ईटा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा, ये 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे जब मैं 7 और 19 को जब 7 और 9 को 19 में पुट करूंगा तो मेरे पास जो है वो जब 7 और 19 को मैं 9 को मैं 19 में पुट करूंगा तो मेरे पास जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। यानी कि 19 से आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ ईटा आ गया, ठीक है। तो अब इसमें इसकी वैल्यू पुट किया आपने, ये एफ ऑफ ईटा जो आपने जो निकाला है, तो आपके पास जो है वो ये सोल्यूशन आ जाएगा। यू ओवारियन की यू सोल्यूशन आपने लेट किया था, ये वाला सोल्यूशन ये इक्वेशन नंबर 7 है। यहाँ पे एफ ऑफ ईटा की वैल्यू पुट करनी है आपने, और इसको 7 को और 9 को आप जब यूटिलाइज करेंगे किसमें 19 में, 7 और 9 को आपने 19 में यूटिलाइज करना है यहाँ पे इसमें, तो आपके पास जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी है अनस्टडी फ्लो की, जो कि प्लेट के ऊपर जो है वो सडनली सेट इन मोशन किया गया, तो जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो फ्लो करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ये u क्या है, ये u जो है वो कांस्टेंट स्पीड है, जिससे प्लेट जो है वो हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रही है। y जो है ये ER एरर फंक्शन है, y जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस टू प्लेट है, न्यू जो है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, और t जो है वो टाइम है। इसका मतलब है ये जो वेलोसिटी है ये डिपेंड कर रही है बेल्ट प्लेट की कांस्टेंट स्पीड पे, वर्टिकल डिस्टेंस पे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे और टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा या उसका वर्टिकल डिस्टेंस y जो है वो बढ़ेगा, तो उसका इफेक्ट जो है वो हम ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर।